Hi everyone, I am Dr. Apala and welcome to this new session of Let's Talk Tuesday, where we will talk about things that matter. So today we will discuss about something that has been really close to my heart, and the thing is that what to do when you're feeling low. So the first thing that I'd say is that लो फील करना बहुत ही ज़्यादा कॉमन है इस एग्ज़ाम में, especially after prelims and especially after any stage of this exam where you could not perform to the level जो आपने अपने लिए threshold रखा था कि यहाँ तक तो perform कर ही लेंगे. The same thing happened with me when I could not clear my prelims, and that was, I think, a major roadblock for me because I got so demotivated, इतना ज़्यादा low feel करने लग गई थी मैं, that I thought there was no happiness in life. So now we'll talk about what to do actually when you're feeling low. So the first thing that I'd say is that take it as an exam. Because बहुत बार ऐसा होता है that हम एक एग्ज़ाम को अपनी लाइफ के बियॉन्ड देखने लग जाते हैं, and there are so many over glorified stories on the media and on social media that हमें लगने लगता है कि हमारी लाइफ में इस एग्ज़ाम के अलावा कोई और खुशी नहीं है, and there is no purpose to our life except for clearing the UPSC exam. So इस एग्ज़ाम को एक एग्ज़ाम की तरह लें. आपकी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें हैं, एक ब्रॉड होराइजन से अपनी लाइफ देखें और डेफिनेटली इन ट्रैप्स में ना पड़ें जो ट्रैप्स एक ओवर ग्लोरीफाइड स्टोरीज़ के द्वारा क्रिएट किए जाते हैं, जिससे हमें एक रिलेटिव डिप्रिवेशन होने लगता है अपने बारे में और हमें लगने लगता है कि मे बी वी आर फेलियर्स. बट द रियलिटी इज़ दैट कि अगर कोई भी इंसान है जिसने इस एग्ज़ाम को अटेम्प्ट करने की भी हिम्मत की है, सो दैट पर्सन इज़ वेरी वेरी करेजियस इन इटसेल्फ. द सेकेंड थिंग दैट आई लाइक टू से हियर इज़ दैट दिस इज़ नॉट द एंड. बहुत बार ऐसा होता है कि लाइफ में हमें लगता है कि एंड आ चुका है एंड वी स्टार्ट क्विटिंग. तो लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि वो एंड एक्चुअल में एक बिगिनिंग होता है. तो आप खुद से अपनी लाइफ के एंड्स मत डिसाइड करें. जैसे जैसे लाइफ आती है टेक इट एज इट इज़, बिकॉज लाइफ इज़ अनप्रिडिक्टेबल एंड प्रोग्रेस इज़ नेवर अ स्ट्रेट लाइन. तो अप्स एंड डाउन्स डेफिनेटली सबका हिस्सा है, लेकिन डाउन्स आने का मतलब ये नहीं है दैट लाइफ हैज़ कम टू एन एंड, बिकॉज इट इज़ नॉट ओवर अंटिल इट इज़ ओवर एंड इट इज़ नेवर ओवर. The next most important thing that I'd like to talk about here is that the importance of breaks. So what happens that when we are very studious or when we have a goal, तो हम जब breaks लेते हैं तो हमें automatically guilty feel होने लगता है. That happened with me a lot and that happens with a lot of people. But the thing is that ऐसे guilty feel करने से it ends up taking a toll on your mental health. एंड आपको रियलाइज़ भी नहीं होगा और आपकी मेंटल हेल्थ डाउन होती जाएगी एंड वन डे यूड स्टार्ट फीलिंग कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, मुझे कुछ याद नहीं हो रहा है, एंड फीलिंग सो लो. एंड स्टिल उसके बाद भी आपको लगेगा कि ब्रेक नहीं लेना है. दैट इज़ अ रॉन्ग एटीट्यूड एंड आई चेंज माई एटीट्यूड. आई वॉज समवन हु वुड नेवर टेक ब्रेक्स, बट आई चेंज्ड इट. I started going on breaks with my mother. So I think breaks are very important. They keep you mentally healthy. बहुत बार breaks लेने से आप rejuvenate हो जाते हैं और आप एक नए पर्सपेक्टिव से चीज़ों को देख पाते हैं. एक नज़रिया मिल जाता है चीज़ों को समझने का और चीज़ों को देखने का, और दिमाग भी खुलता है. तो I think breaks are very important. The last and the most important thing that I'd say here is that be self-dependent. बहुत बार ऐसा होता है कि हम अपने failures के कारण या setbacks के कारण we start depending too much on people, और वो एक तरह से एक toxic relationship का form ले लेता है. It might be a relationship, it might be a friendship, it can be anything. But the major thing that you need to remember here is that आप अपना self-worth कभी ना भूलें. एंड जस्ट बिकॉज एक एग्ज़ाम में आप जितना आपने चाहा था उतना आप परफॉर्म नहीं कर पाए, इसका ये मतलब नहीं है कि आप अपने सेल्फ वर्थ खो देंगे या सेल्फ एस्टीम खो देंगे, या आप किसी और को वो मेजरिंग टेप पकड़ा देंगे जिससे आपका सेल्फ वर्थ मेजर होता है.
always keep your self-worth intact and always love yourself, क्योंकि at the end of the day you need to win at life. Always remember this. Thank you. Hi everyone, I am Dr. Apala and welcome to this new session. और आज हम देखेंगे GS2 के रिसोर्सेज और सिलेबस को एक एक करके डिकोड करेंगे और उससे रिलेटेड रिसोर्सेज देखेंगे. सो लेट्स बिगिन. सो आई हैव इन फ्रंट ऑफ मी द सिलेबस ऑफ GS2. GS2 के सिलेबस में सबसे पहला जो टॉपिक लिखा हुआ है वो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग्स, एवोल्यूशन, फीचर्स, अमेंडमेंट, सिग्निफिकेंट प्रोविजंस एंड बेसिक स्ट्रक्चर. So all this is in the great book named Lakshmikant. So this is Lakshmikant and I think you will read this n number of times for prelims, and before mains you can have a look at it once to refresh your memory. And I think जो basic polity वाला area है वो Lakshmikant से cover हो जाएगा. Now comes the second part, that is there are different words written in the syllabus. डिफरेंट वर्ड्स हैं जैसे सेपरेशन ऑफ पावर्स या जैसे सेलिएंट फीचर्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट. तो ये सब वर्ड्स जो हैं वो आपको प्रिपेयर करने पड़ेंगे अलग से, बिकॉज लक्ष्मीकांत इज अ बुक विच इज़ मोर इंक्लाइंड टूवर्ड्स प्रीलिम्स एंड लेस टूवर्ड्स मेंस. तो वो सब चीज़ें जो भी अलग अलग वर्ड्स थे वो मैंने प्रिपेयर किए थे इन नोट्स में. आई विल स्कैन देम एंड अपलोड देम. सो आई हैव रिटन एवरीथिंग हियर, जैसे CAG का रूल क्या है. सो इवन फॉर सेपरेशन ऑफ पावर्स इट इज मेंशन्ड हियर. दिस यू कैन डू with like there are two ways to do it. So for polity I came across a book, a friend of mine recommended it to me, and this is but I don't know if it is still available in the market or not. I don't think it is. So this is what I had got. These are the books by Shubhra Ranjan ma'am, and these are like 2-3 volumes of this book. And what this book has is that it is very nice. It has questions and it has answers. So and the questions and answers are given in a very nice format, जहाँ पे underline है, bold है, सब कुछ है. So although there are a lot of questions, but इसमें से जो भी मुझे important लग रहा था वो मैंने अपने रजिस्टर में नोट डाउन किया था. आई थिंक दिस इज द ओनली एरिया फॉर GS वेयर आई हैव मेड लाइक नोट्स ऑन पेपर. तो इसमें भी मैंने सेपरेटली बनाया हुआ है. जुडिशरी का अलग सेक्शन है, अलग अलग सेक्शंस हैं इसमें भी. तो दिस इज व्हाट आई डिड. बट वन मोर थिंग दैट यू कैन डू इज दैट जो भी ये टॉपिक है, जस्ट गो टू गूगल में आप वो पूरा का पूरा टॉपिक लिखें और उसके आगे लिख दें UPSC, and there you will get n number of results, और उसमें से कोई भी एक रिजल्ट लें and just copy it down. So you should have fodder material ready for almost all the topics. Apart from that, for polity, I again use OneNote for value addition. Here in OneNote, as you can see, I had made a GS2 polity notebook, and in that polity notebook I had divided the entire thing into like as per the syllabus into different areas, and those different areas में मैंने जो भी value addition दिख रहा था वो लिख दिया. सब कुछ ही लिख दिया जो भी मिल रहा था किसी चीज़ से related. And last में you can see here that I have mentioned the cases, जो भी important cases हैं. And ये तो मैंने एकदम memorize कर लिए थे, एकदम रट लिए थे cases, because cases are something that add weight and value to your answers. So this is how I did GS2 का polity portion. Now coming on to the next portion, that is governance, which includes development processes, development industries, NGOs, SHGs. So ये सब मैंने पढ़ा है विजन के वैल्यू एडेड मटेरियल से. For this I could like only find the social justice one. तो सोशल जस्टिस और गवर्नेंस के लिए ये मटेरियल आता है विजन का वैल्यू एडिशन मटेरियल. कम्स इन डिफरेंट पार्ट्स. यू विल गेट इट एट एनी फोटोकॉपी शॉप. And apart from that, for governance, initially I had read the Vajiram and Ravi yellow book. Use one resources and stick to it. मतलब आप change नहीं करें अपने resources बार बार, because if you change it, it will take a lot more time to clear this exam. So next comes the again the social justice part, that is social sector services related to health, education, human resources. All this gets covered in society also. And this is to be one thing I forgot to mention is that all these things need to be supplemented with your means 365.
So Mains 365 comes for all subjects. Like this one is for polity, this one is an old one. But for social issues and international relations and everything, you need to supplement it with Mains 365. I said in the previous video that in GS1 I had clubbed the society portion of GS1 and GS2, and उसमें ही मैंने ये topics भी note down कर लिए थे. And for every topic I had a huge amount of data, introductions, conclusions, quotations, everything ready. So you can do that as well. Now comes the important aspects of governance, transparency, accountability, e-governance, applications. So here again I said that initially I read the Vajiram book and then I read the Vision book. Whichever you find better, you can go for that. Both are almost like, it is either or, don't do both. So then comes the role of civil services in a democracy. So for this topic, this is a must-read topic. Questions are being asked on it. इस पे questions mains में भी पूछे जाते हैं, interview में भी पूछ सकते हैं इस पे questions, so इसको definitely पढ़ना है. And here also I use the vision material. 4-5 पेज का एक मटेरियल आता है, रोल ऑफ सिविल सर्विसेज इन अ डेमोक्रेसी. आप गूगल पे टॉपिक टाइप करें, आपको मिल जाएगा. एंड आई थिंक दैट इज ग्रेट, दैट इज सफिशिएंट. Now comes the topic of international relations. So the thing is that in international relations, my base was prepared in my coaching, that is Vajiram. So what I read alag se for international relations was nothing specific, only current affairs, Mains 365. And in that what I did was that her country specific, I had made certain points on my OneNote only कि ये भूलना नहीं है. And just certain topics 1-2 which are not covered in the Mains 365, and that is I think Indian diaspora. तो ये जो second last topic है, effects of policies, politics of developed and developing countries in India's interests, Indian diaspora. So question was asked in this also. This one I prepared from Google. I took the help of Google and Google करके जो भी material मुझे मिला उसको मैंने save कर लिया था, उसका print out ले लिया था. I did not make notes on it. So this is one extra topic. Important इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस, ये तो आपने प्रीलिम्स के लिए भी पढ़ा होगा. अगेन अगर कुछ इंपॉर्टेंट होगा तो Mains 365 करंट अफेयर्स में कवर हो जाएगा. सो इफ आई हैव टू से अबाउट GS2, देन आई थिंक GS2 का काफ़ी सारा पोर्शन इज लाइक कवर्ड इन करंट अफेयर्स. सो इट इज़ वेरी डायनेमिक इफ यू टॉक अबाउट इंटरनेशनल रिलेशंस, सोसाइटी, पॉलिटी, एनीथिंग. बट जस्ट हैव योर बेस स्ट्रॉन्ग ऑफ पॉलिटी बाय रीडिंग दिस बुक, एंड आई थिंक द रेस्ट ऑफ GS2 कैन बी मैनेज्ड easily. Thank you. Hello everyone, I am Dr. Apala Mishra and I have secured All India Rank 9 in this year's UPSC CSE examination. And firstly, I'd like to begin by saying thank you so much जितने भी लोगों ने मुझे wish करने का या congratulate करने का time निकाला. It really means a lot. And the second thing is that बहुत time से जब से result ही आया है, तब से a lot of aspirants have been asking me about guiding them, and तब से ही मैं सोच रही हूँ that which platform should I utilize and what platform should be the best to provide such guidance. And I finally decided on YouTube because YouTube community से मैंने भी बहुत लिया है अपनी preparation के time, so I think it is time to pay back to the community. And the second thing I'd say is that during my preparation, if I talk about myself, प्ले हो रहा था स्कूल में, तो अंदर ही अंदर मुझे प्लेज में पार्ट लेने का बहुत मन करता था. लेकिन चूंकि मैं बहुत ही शाय और क्वाइट बच्ची थी तो मैं कभी मुंह से बोलती नहीं थी. लेकिन उस प्ले में हमारी क्लास टीचर आई, अरीना घोष मैम, देहरादून में एन मेरी स्कूल में, और उन्होंने कहा कि अपाला मेन रोल करेगी. और वो मेरी लाइफ का ऐसा मोमेंट था कि किसी ने मुझ पर विश्वास किया. और वो मोमेंट में आज तक बार बार जब भी मुझे खुद पे सेल्फ डाउट होता है तो मैं अरीना मैम को याद करती हूँ कि उन्होंने मुझ पे इतना भरोसा किया. और उसके बाद से ड्रामेटिक्स मेरी लाइफ का काफ़ी बड़ा हिस्सा बना और मैंने बहुत प्लेज में पार्ट लिया और काफ़ी मेरी पर्सनैलिटी को भी वो इम्पैक्ट किया. तो मुझे लगता है यहाँ पे हमें अरीना मैम को थैंक यू बोलना चाहिए कि उन्होंने आपके ऊपर इतना विश्वास किया. और हर किसी को, चाहे कोई स्टूडेंट हो चाहे कोई इंसान हो, उसको अपनी ज़िंदगी में एक ऐसा इंसान ज़रूर चाहिए होता है जो उनके ऊपर विश्वास करे. भले ही हम अपने क्वालिटीज़ को बाहर निकाल के दिखाएं या नहीं दिखाएं, तो हम चाहते हैं कि जी, मेरे भाई मुझसे 4 साल बड़े हैं और रिलेशनशिप मेरा ये था कि हाँ, हम घर पे तो बहुत लड़ाई करते थे, लेकिन जब स्कूल में कोई भी मुझे परेशान करता था
तो मतलब फिर तो आप जानते हैं जब बड़ा भाई होता है तो क्या होता है सेम स्कूल में तो मैं कहूँगी कि पूरे मेरे स्कूल के पूरी जर्नी में 12th क्लास तक कोई लड़का मुझे कभी अप्रोच नहीं कर पाया है क्योंकि मेरा भाई आगे रहता था। एक प्रोटेक्टिव गियर मिल जाता है बड़े भाई की वजह से स्कूल। लेकिन एक्चुअल में एक आर्मी फैमिली से बिलोंग करने के स्ट्रगल्स बहुत ही डिफरेंट होते हैं और बहुत ही अलग होते हैं, क्योंकि जो एक एंजाइटी जुड़ी हुई रहती है कि आप डेली बात नहीं कर सकते हैं अपने फैमिली मेम्बर्स से, आप 10-10 दिन तक कॉल नहीं आ पा रहा है, कहीं रिमोट एरिया में पोस्टेड हैं तो वहाँ तो नेटवर्क ही नहीं होता है, और एक कंटिन्यूस जो एक कहीं एक चिंता बनी रहती है, तो वो चीज़ ऐसी है कि कोई भी और चीज़ उसे रिप्लेस नहीं कर सकती है। और आपको डेफिनेटली खुद को स्ट्रांग बनाना होता है इन चीज़ों को फेस करने के लिए, एक विश्वास रखना होता है। और सबसे बड़ी बात कि जब आप देखते हैं कि आपके परिवार वाले देश के लिए इतनी बड़ी कुर्बानी दे रहे हैं, अपने सारे ही आर्मी वाले, सारे ही फोर्सेस वाले अपने जीवन को आगे अपने पीछे रखते हैं और अपने देश को आगे रखते हैं, तो ये बहुत ज़्यादा इंस्पायर करता है। और मुझे लगता है यही कहीं ना कहीं इंस्पिरेशन था कि मैं यूपीएससी की तरफ भी बढ़ूँ। मुझे लगता है मेरी जो माँ है उनका सबसे मेजर रोल रहा है मेरी मतलब मेरी लाइफ में ही, सिर्फ तैयारी में नहीं। क्योंकि सबसे पहले तो जैसे कि आपने कहा कि मेरी मदर एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट वुमेन की तरह रही हैं हमेशा। वो एक वर्किंग वुमेन रही हैं और साथ में उन्होंने सब कुछ अकेले ही संभाला है ऑलमोस्ट। और ये मैं कहूँगी कि सारे ही फौजी घरों में ऐसे आते हैं वक्त कि अकेले संभालना पड़ता है और स्ट्रॉन्ग होना पड़ता है। तो ये एक चीज़ है जिसने मुझे हमेशा इंस्पायर किया है। उसके अलावा चूँकि मेरी मदर लिटरेचर से जुड़ी हुई रही हैं, एक राइटर भी हैं हिंदी की, तो एक रीडिंग हैबिट जो है वो मुझे लगता है बचपन से ही कल्टिवेट हो गई थी। बचपन से ही मैं नॉवेल्स पढ़ना शुरू कर दी थी, तो ये कहीं ना कहीं ज़रूर काम आता है। रिसेंटली मेरी जो माँ है उनका सबसे मेजर रोल रहा है मेरी मतलब मेरी लाइफ में ही, सिर्फ तैयारी में नहीं। क्योंकि सबसे पहले तो जैसे कि आपने कहा कि मेरी मदर एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट वुमेन की तरह रही हैं हमेशा। वो एक वर्किंग वुमेन रही हैं और साथ में उन्होंने सब कुछ अकेले ही संभाला है ऑलमोस्ट। और ये मैं कहूँगी कि सारे ही फौजी घरों में ऐसे आते हैं वक्त कि अकेले संभालना पड़ता है और स्ट्रॉन्ग होना पड़ता है। तो ये एक चीज़ है जिसने मुझे हमेशा इंस्पायर किया है। उसके अलावा चूँकि मेरी मदर लिटरेचर से जुड़ी हुई रही हैं, एक राइटर भी हैं हिंदी की, तो एक रीडिंग हैबिट जो है वो मुझे लगता है बचपन से ही कल्टिवेट हो गई थी। बचपन से ही मैं नॉवेल्स पढ़ना शुरू कर दी थी, तो ये कहीं ना कहीं ज़रूर काम आता है। नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर अपाला मिश्रा, यूपीएससी ऑल इंडिया रैंक 9, और मैं आपको बताऊँगी यूपीएससी की 3 सबसे कॉमन मिस्टेक्स। पहली मिस्टेक है कि एग्ज़ाम को समझे बिना एग्ज़ाम की तैयारी शुरू कर देना, सिलेबस नहीं पढ़ना और ऐसे ही कूद जाना एग्ज़ाम में। दूसरी मिस्टेक है बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज लेना, रिवीजन ना करना, प्रैक्टिस नहीं करना और एक सोर्स से हट के कई और सोर्सेज पे जाना। और तीसरी मिस्टेक ये है कि खुद पे भरोसा नहीं रखना, बार बार एंशियस होना, बार बार परेशान होना और इसके चक्कर में सवाल गलत कर देना। तो खुद पे भरोसा रखें। और हम देखें, अगर मैं यूपीएससी एग्ज़ाम की बात करूं तो इस बार के जो रिज़ल्ट्स रहे हैं उसमें ऑलमोस्ट 50-50 का रेशियो रहा है। टॉप 10 और टॉप 20 में तो एकदम ही 50-50 रहा है। तो ये बहुत ही अच्छी बात है, सिर्फ यूपीएससी के लिए नहीं, हमारे पूरे देश के लिए बहुत अच्छी बात है। और हम हर जगह देख रहे हैं कि हर जगह विमेन जो हैं वो आगे बढ़ रही हैं, भले अभी सुप्रीम कोर्ट की अपॉइंटमेंट्स हों या आर्मी हो। अभी रिसेंटली एनडीए का एग्ज़ाम भी ओपन किया है गर्ल्स के लिए, सैनिक स्कूल्स बन रहे हैं गर्ल्स के लिए। तो ये एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है और अच्छी बात यह है कि हम इन स्टेप्स में तेज़ी से बढ़ रहे हैं आगे। लेकिन ये बात बहुत ज़्यादा ध्यान रखने वाली है कि जो विमेन डेवलपमेंट है ये सिर्फ विमेन का जिम्मा नहीं है, ये पूरी सोसाइटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इसमें मेन, विमेन एंड एवरी जेंडर, हर किसी का इक्वल कंट्रीब्यूशन होना चाहिए और ये कहीं रिस्ट्रिक्टेड नहीं रहना चाहिए सिर्फ विमेन तक। तो हम जी, मुझे लगता है कि कोविड का इम्पैक्ट, कोविड पैंडमिक एक ऐसी महामारी थी जिसने इस देश में सभी को इम्पैक्ट किया है। कोई भी इंसान ऐसा नहीं है जो कि कह सकता है कि बहुत अच्छा टाइम बीता किसी का। और मैं अपनी बात करूं तो मेरे मेंस एग्ज़ाम्स के जस्ट पहले आई लॉस्ट माय ग्रैंडफादर और वो काफ़ी डिफ़िकल्ट पीरियड हो गया था क्योंकि 1 महीने के अंदर ही मेंस का पेपर था।
और उसके बाद जब इंटरव्यू के पहले मेरे मदर फादर दोनों को ही कोविड हो गया था और मेरे फादर 2 हफ्ते तक आईसीयू में एडमिटेड थे, तो वो भी एक ऐसा पीरियड था जब बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं हो पा रही थी। पर मैं ये कहूँगी कि ऐसे चैलेंजेस हमारे देश में सबने ही फेस किए हैं और इससे हमें यही सीख लेना चाहिए कि हमें फ्यूचर रेडी होना चाहिए और अब और ज़्यादा अच्छे से हेल्थ को अपने एरिया में रखना चाहिए, अपने दिमाग में रखना चाहिए और ज़्यादा सैनिटेशन और हर चीज़ पे फोकस करना चाहिए। कुछ दिन पहले तक मुझे भी नहीं था इस पे कॉन्फिडेंस, तो मैं ये कहूँगी कि आपको बहुत ज़रूरी है कि जो आपके स्ट्रेंथ्स हैं उनको अपने पास रखना। मैं एक एग्जांपल देती हूँ। जैसे मैं हमेशा से, मैं बता ही रही थी कि क्लास में भी मैं बहुत शाई थी और बाद में भी मैं काफ़ी हम्बल ही रही हूँ। तो मुझे बहुत कमेंट्स मिलते थे लोगों से कि आप इतने हम्बल हो, आप कैसे बनोगे ऑफिसर, ऐसे करके। तो मुझे बहुत बुरा लगता था इन कमेंट्स को देख के और मुझे लगता था मेरे अंदर बहुत कमी है कि मैं बहुत काम रहती हूँ, डाउन टू अर्थ रहती हूँ। परंतु इसी चीज़ ने कहीं ना कहीं मेरी मदद भी की। तो आपके अंदर जो भी है, आपको बाकी लोग कुछ भी बोलें, आप वो नहीं सुने, आप खुद पे भरोसा रखें और एट द एंड ऑफ द डे वो कॉन्फिडेंस ही है आपका खुद पे, जो कि आपको, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स, आपकी पर्सनैलिटी, सब कुछ आपकी अफेक्ट करेगा। मुझे लगता है कि अगर कोई हमें किसी चीज़ को लेकर क्रिटिसाइज करता है, कि एक इंडिया जैसी वास्ट और डाइवर्स कंट्री में होने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि आपको बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है अपनी कंट्री के डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूट करने की। तो इसको आपको एज अ गिफ्ट देखना चाहिए कि आप इंडिया में हैं। और ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ यूपीएससी ही एक माध्यम है, यूपीएससी वन ऑफ द मेनी एरियाज़ है। आजकल हम देखें तो इंटरनेट का ज़माना है, इतने सारे एवेन्यूज़ खुले हैं, इतने लोग कुछ ना कुछ कर रहे हैं और शायद पहले से आज ज़्यादा आसान है कहीं ना कहीं जुड़ना, किसी चीज़ में जुड़ना। और इसमें डेफिनेटली हम यूट्यूब, सोशल मीडिया, जैसे आपका यूट्यूब चैनल है, कहीं ना कहीं फ्री में किसी ना किसी को हेल्प कर रहा है। तो एवेन्यूज़ कभी ख़त्म नहीं होते। आपको बस शुरुआत में मैंने बोला था, क्रिएटिविटी एक ऐसी चीज़ है जो आपको हमेशा जीवन में मदद करेगी। भले ही आप एकेडमिकली कहीं पे भी हों, आप अपनी क्रिएटिविटी रखिए और नए नए जगहों पे जाइए। आगे बढ़ते हुए मेरा ये सवाल है आपसे, which you can add on to your personality or which you can improve in your personality. For example, in the 1 month or 2 months time that you're given for your interview, one thing that you can do is that आप calmness inculcate कर सकते हैं अपने अंदर, and that you can achieve by either meditating or by playing any sport or coming out of your very anxious zone by any way possible. वन मोर थिंग इज़ दैट, फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे साथ ऐसा हुआ था कि मेरी पर्सनैलिटी में एक मेजर इम्पेडिमेंट आई से ये था कि आई वॉज वेरी हेजिटेंट इन स्पीकिंग टू पीपल. सो टू गेट आउट ऑफ दैट हेजिटेशन आई स्टार्टेड स्पीकिंग टू मोर पीपल. आई जॉइंड टेलीग्राम और बिफोर इंटरव्यू आई वॉज नॉट ऑन टेलीग्राम, मतलब नॉट ऑन एनी ग्रुप और एनीथिंग. But I joined that group and I started messaging, I started texting people so that I come